गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, नमस्ते नमस्ते। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हर शनिवार और रविवार को यदि आपका कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसका क्वेश्चन डिस्कशन वाला पार्ट बचा रहेगा तो शनिवार और रविवार को क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे। तो वो दिन आ गई। अब हम लोग चलेंगे आज कोशिका के क्वेश्चन डिस्कशन को लेकर, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको कोशिका पढ़ा दिए थे और कोशिका विभाजन भी, यानी दो टॉपिक हम आपका खत्म कर दिए थे, सेल और सेल डिवीजन, इस पिछले वीक में। और दोनों का क्वेश्चन डिस्कशन क्या है? आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि किसी भी सूरत में इतना मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे कि तुमको किसमें नौकरी हम दे, ग्रुप डी में दें कि एनटीपीसी में दें, दरोगा में दें, बिहार पुलिस में दें कि किसमें दें। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। चलिए, तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने विषय वस्तु की, अपने क्लास की। तो क्या बात कर रहे थे कि कोशिका और कोशिका विभाजन, ये दोनों टॉपिक आपका जो है वो खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सेल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, कोशिका के बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो पार्ट्स इसका बच जाएगा, ये 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका ये क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। जो बच जाएगा वो क्लासेस आपका कल रविवार है, कल भी आपका 1 बजे क्लास होगा। और जिन लोगों का पहले टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन बच गया था वो लोग का आज 3 बजे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का डिस्कशन, जिन भी भाई लोगों का बच गया था उनका आज 3 बजे पहले टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। अभी हम लोग सेल का डिस्कशन करेंगे। जो बच जाएगा वो फिर कल जो है आपका कल भी संडे है, फिर भी आपका क्लास होगा 1 बजे से 2 बजे तक में। फिर आपको सेल का जो पार्ट्स बचेगा उसका, और सेल डिवीजन में लगभग 8-10 क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आए। देखिए, क्वेश्चन डिस्कशन में क्या है कि आप ये चीज पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक का पूरी नॉलेज आपके पास है। बस आपको क्वेश्चन में सिर्फ देख लेना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और कैसे हमको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन को मेन समझना है, ऑप्शन को नहीं समझना है। मेनली आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि सारे ऑप्शन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपके पास उसका नॉलेज है, थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन डिस्कशन में उस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग उसका आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए, तो आते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले कि की कह रहा है। ये चला, चलो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर कोशिकांग के बारे में बोला, तो सबसे पहले आपको यह पता है कि कोशिका जो है वो किसी भी जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होता है। यदि हम कोशिका की बात करें तो ये जो आपका कोशिका है, जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है या इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस द्रव भरा रहता है, फिर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो ये सारा पार्ट्स जो है एक कोशिका के अंदर रहता है। तो सपोज कीजिए ये आपका सेल है, ये आपकी कोशिका है, और कोशिका के अंदर जितना भी पार्ट्स रहता है उसी को कोशिकांग कहा जाता है, यानी उसी को कोशिका का अंग कहा जाता है। कोशिकांग का मतलब हो गया कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, पाए जाने वाले पदार्थ, पाए जाने वाले पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। यानी जैसे कि हम लोग एक परिवार में रहते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? अपने परिवार का एक अंग हो गए, आप भी अपने परिवार का एक अंग हो गए। तो उसी तरह कोशिका का जो अंग रहता है उसी को कोशिकांग कहते हैं। अब उस अंग में अंतःप्रद्रव्य जालिका भी आता है, नाभिक भी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है, गोल्गी बॉडी भी आता है, लाइसोसोम भी आता है, राइबोसोम भी आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है। सब कोशिका के अंदर आता है। लेकिन उसमें किसके बारे में पूछा था कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, कोशिका के नाभिक के बगल में
एक इस तरह की संरचना रहती है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। जैसे अपने परिवार में हम भी हैं, हमारे पापा भी हैं, मम्मी भी है, भाई भी है, बहन भी है और बहुत सारे चाचा लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़े कौन हैं? हमारे पापा हैं। तो उसी के बारे में बोला कि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको याद हो गया कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, ए नंबर। वाह, थैंक यू वेरी मच। ये जो नाभिक है इसको कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। ये जो नाभिक है इसको कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल कौन कहलाता है? कोशिका का जो नाभिक होता है, कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ये आपका जो गोल्गी बॉडी है इसको कहा जाता है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बताइए गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्गी बॉडी को कहा जाता है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ये सब याद हो गया? पक्का? चलिए, और भी क्लास होगा गुरुजी? नहीं, आज मेरी सिर्फ क्लासेस जो है शेड्यूल में हम बताए थे कि हम मंडे टू मंडे रेगुलर मेरा क्लास चलेगा, चाहे वो सोमवार हो या शुक्रवार, यानी कोई विशेष काम आ जाएगा तभी हम अब्सेंट करेंगे विशेष परिस्थिति में, अन्यथा मेरी क्लासेस मंडे टू संडे तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारा कोर्स नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, पढ़ाएंगे भी और क्वेश्चन डिस्कशन भी करवाएंगे। जो लोग अभी तक बायोलॉजी में एडमिशन नहीं लिए हैं, बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो तुम अपने दोस्त को ये बात जरूर बताना कि एकदम रेगुलर वे में क्लास चल रहा है, वो आराम से बायोलॉजी स्पेशल में एडमिशन ले सकता है। मात्र 99 रुपया में पूरा बायोलॉजी पढ़ाएंगे भी और क्वेश्चन डिस्कशन भी कराएंगे। बिल्कुल दीपक यादव, हम सब देख रहे हैं, सबकी कमेंट नजर आ रही है, लेकिन हम पढ़ाएं कि तो कमेंट देखें, हम बुझ रहे तो की कमेंट कर रहा है। कोई ए कह रहा है, कोई कह रहा है गुरुजी लव यू, कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा सर, कोई कह रहा है समझ गए, कोई कहता है प्लीज हेल्प मी सर, कोई कुछ, लेकिन वो सब नहीं देखेंगे। क्वेश्चन को समझ, क्योंकि पूरी थ्योरी थोड़ा समझा चुके हैं, पूरा थ्योरी तुमको याद है, एक रफली फर्स्ट रिवीजन उसका इस क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये तुम्हारे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक क्या हो गया? कोशिका का ब्रेन हो गया। गोल्गी बॉडी क्या हो गया? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग न्यू क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाता है समझ में नहीं आता। ध्यान दो मेरे भाई, ये क्लियर हो गया, सबसे बड़ा कोशिकांग की बात था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, आराम से देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है? एकदम समझिए, कोशिका के कई अंग थे जिसका नाम आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तुमको याद भी है कि कोशिका में टोटल 10 अंग बताए थे। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, नाभिक यानी केंद्रक, केंद्रक द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन हुआ था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है
प्रोटीन का फैक्ट्री। और क्वेश्चन यही बोला था कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो तुमको हम यह बताए थे, समझाए थे कि कोशिका जो है उसके अंदर कुछ इस तरह से स्पोर्स दिखाई पड़ता है। इस स्पोर्स को क्या कहा जाता है? तो इस स्पोर्स को कहा जाता है राइबोसोम। और ये राइबोसोम ही क्या कहलाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। इसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम ही क्या करता है? आपके सेल में प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर? इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सभी लोगों का आंसर डी ही आ रहा है। एक आध को बकलोला नहीं ध्यान से पढ़ता है तब ना आंसर बी बोल रहा है। ये जो लाइसोसोम है इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। याद रखना, आत्महत्या की थैली। ये सब कोशिका के उपनाम है, कोशिका के अंग के, कोशिकांग का याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। याद रखना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऊर्जा गृह। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है। किसका? तो प्रोटीन का। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, वाह, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कहता है कि कोशिका के तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उनमें से कौन ऐसा अंग है जो सिर्फ पशु कोशिका में, इसका मतलब क्या पूछना चाहा कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन अंग है? तो लाइसोसोम के बारे में बताए थे ना रे मेरे भाई, लाइसोसोम के बारे में बताए थे ना कि लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम जो है ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाद बाकी ये तीनों जो ऑप्शन था ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। क्लियर? लाइसोसोम होगा। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण समझते हैं? कोशिका विभाजन इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ाए थे। कोशिका के बाद जो कल परसों में आपका कोर्स खत्म किए हैं, सेल डिवीजन पढ़ा के जो खत्म किए हैं तो उस सेल डिवीजन में क्या था कि कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में हम आपको पढ़ाए थे ना, याद है ना मेरे भाई? सेल डिवीजन में क्या पढ़ाए थे? उसमें 3 तरह का विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। बताए थे ना? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यही कहता है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गौर कीजिएगा, कहता है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ये तो क्लियर है। बोले थे ना कि समसूत्री विभाजन जो है वो एक ही चरणों में होता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 चरणों में होता है। उसमें एक कोशिका जो है मातृ कोशिका का 2 बार डिवीजन होता है और 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया आपका, यह स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है अर्धसूत्रण के परिणात्मक कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है। ये गलत स्टेटमेंट है और यही खोजना है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम आपको बताए थे कि उसके परिणामी कोशिका में क्रोमोसोम जो है मातृ कोशिका के क्रोमोसोम के बराबर होता है और यहां पर 2 गुना लिखा हुआ था, इसलिए गलत है और गलत स्टेटमेंट ही खोजना था। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाद बाकी सब सही है। क्लियर? चलिए, दीपक यादव क्या बोल रहा है? कहता है प्लीज सर जी की करें हम। चलिए, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको खोजना था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कथन क्या है मेरे भाई? सत्य नहीं है। यानी 4 का आंसर क्या हो गया? 4 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए,
एकदम आराम से बिल्कुल बिल्कुल एकदम 4 का बी। हाँ, 2 गुनी एकदम नहीं होता है। चलिए अगला कहता है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर माइंड कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे पहला क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, मास्टर किसको कहा जाता है, मस्तिष्क किसको कहा जाता है? चलिए क्लियर, 80% क्वेश्चन बन जाता है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उस हिसाब से ही तुमको थ्योरी पढ़ाते हैं कि थ्योरी पढ़ाने के साथ तुमसे 80 से 90% सवाल एकदम बन जाना चाहिए। इसलिए हम सारा का रिवीजन करा देते हैं कि फिर थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं और क्वेश्चन का रिवीजन भी करा देंगे, पट 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 दिमाग में घुसता जाएगा और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सट सट बनाता चल जाएगा। एकदम हमको पता है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, एकदम ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसलिए करा दिए कि बहुत सारे थोड़ा सा कमजोर छात्र भी थे जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन में प्रॉब्लम था, तो करवा दे रहे हैं, तो उनका भी एकदम क्लियर होते जा रहा है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एकदम कमजोर से कमजोर छात्र का भी रिजल्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब है रिजल्ट एकदम नहीं रुकना। नहीं, यदि मेरे पढ़ाने के बाद भी बायोलॉजी में समस्या रह जाएगा तो ऐसे पढ़ाने पर धिक्कार है मुझे। मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं कि यदि किसी को बायोलॉजी नहीं समझ में आता है तो मेरे पास जरूर भेजना, मेरा क्लास उसको ज्वाइन करवा देना। एक टॉपिक खत्म करके क्वेश्चन डिस्कशन करवाते करवाते पूरा चैप्टर उसके ब्रेन में रहेगा। कैसे अभी क्वेश्चन देखता है कि आंसर पटपटा देता है, 80% लड़का आंसर सही देता है, 2-4% मान ली थोड़ा सा कमजोर है, वो भी जब क्वेश्चन समझा देते हैं तो तुरंत आंसर दे देता है। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन के बारे में बताए थे, क्वेश्चन का कोशिका का मास्टर पूछे, कोशिका का मस्तिष्क पूछे, कोशिका का ब्रेन पूछे, आंसर क्या होगा? तो आंसर न्यूक्लियस ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी नाभिक। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जब कोशिका स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि किसी भी जीवों का सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है, उस कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही हम लोग कोशिका के नाम से, सेल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मूलभूत यूनिट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। लव यू टू, लव यू कहने वाले सभी भाई लोग को लव यू टू। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है, एकदम आराम से हम लोग देखेंगे जिसका तबीयत ठीक नहीं है वो भी क्लास करो, सबका तबीयत ठीक हो जाएगा। चलो आराम से देखो, क्योंकि हम जीवन की बताए थे, हम आपको पहले ही समझा दिए थे कि जीवों का सबसे मूलभूत जो आधार है, जीवों का जो क्रियात्मक इकाई है, जीवों का जो संरचनात्मक इकाई है, उस क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इसलिए उसका आंसर ए नंबर ही होगा, बिल्कुल सही, कोशिका। अगला सवाल कहता है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक पशु के बारे में पूछा जाए या किसी भी जीव जंतु के बारे में पूछा जाए, किसी भी जीव जंतु के बारे में पूछा जाए कि किसी भी जीव जंतु के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा जीव का या जंतु का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो मेरे भाई याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो है उस कोशिका को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और तंत्रिका कोशिका में किसका नाम आता है? न्यूरॉन का नाम आता है। अतः मानव शरीर की पूछा जाए या फिर जीव का पूछा जाए, जंतु का पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका अर्थात क्या होगा? न्यूरॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। न्यूरॉन बोलिए या इसी को तंत्रिका कोशिका बोलिए, जो मानव शरीर का या किसी भी जीव जंतु का सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर? न्यूरॉन कहिए या फिर
तंत्रिका कोशिका, यानी हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है ना रे, तंत्रिका तंत्र, उसकी जो कोशिका है वो जीव जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। उसको में न्यूरॉन बोलिए या तंत्रिका कोशिका बोलिए। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन? जीव का पूछे, जंतु का पूछे, पशु का पूछे, मानव शरीर का पूछे, आंसर होगा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? अब कहता है कि किसी कोशिका में तो बहुत सारा चीज पाया जाता है, कोशिका में जल भी पाया जाता है, कोशिका में कोशिका द्रव भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ कोशिका में पाया जाता है। लेकिन सवाल कहता है कि एक कोशिका में ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? तो कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पता है पानी रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जल रहता है। किसी कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? जल। जल मने पानी, वाटर। वाह, संजीत कुमार पाठक, वाटर रहता है, बिल्कुल सही है। यानी किसी कोशिका के अंदर जो है सर्वाधिक मात्रा की बात करेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, तो आंसर क्या होगा? कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी रहता है यानी जल रहता है। क्लियर? चलिए, अगला कहता है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कहता है कि कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके तुम लोग बताओ कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बताए थे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1838 में स्लाइडेन ने और 1839 में स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जल्दी कमेंट करके बताओ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में किया था। उस सिद्धांत पर सब लगभग सभी जीव जंतु की कोशिका जो है लागू होती है, लेकिन विषाणु जो है, आपका वायरस जो है, ये वायरस पर वो लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, सब पर लागू होता है, लेकिन ये जो वायरस है, इस वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्लियर? धुरीना बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कुछ उपाय करें। देखिए, कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि जो तुम्हारे साथ खिलवाड़ सके और उससे हम अपना नाता तोड़ लें, लेकिन इतना जल्दी संभव चला नहीं है। प्रयास में लगे हुए हैं, कुछ देखते हैं। हालांकि अब तो कमेंट बढ़िया से चल ही रही है, कोई दिक्कत उस तरह का है नहीं। स्लाइडेन और स्वान, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए कितना बढ़िया, तो फास्ट आपका कमेंट चल रहा है, साथ कोई दिक्कत नहीं है, चला करो, देखते हैं। चलिए, ये सब थोड़ा टेक्निकल चीज है, थोड़ा परेशानी होता है मेरे भाई, इसमें एकदम घबराना नहीं है। आज तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्लाइडेन और स्वान ने अगला क्वेश्चन कहता है, और जितना भी क्वेश्चन अभी हम तुमको बता रहे हैं मेरे भाई, याद रखो, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मेरे भाई एकदम बढ़िया से इसका स्टडी कीजिएगा, एकदम समझ के आप इसका क्वेश्चन आंसर देखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल टकरा जाएगा, तुम कहेगा अक्सर बोल रहे थे, टोटल हम लोगों के किताब से ही क्वेश्चन टकराएगा मेरे भाई एग्जाम में। और प्रैक्टिस सेट तुम लोग ले लिया ना, ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट 2 दिन के अंदर में आ रहा है, एमटीएस का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग मंगवा रहे हैं। एमटीएस का एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में होने वाला है ना, अक्टूबर में, तो एमटीएस का भी देखो क्वेश्चन बैंक आ रहा है, बिहार दरोगा का भी आ रहा है, बीपीएससी का भी आएगा, एसएससी जीडी का भी आएगा, ग्रुप डी वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, एनटीपीसी मेंस भी आ रहा है। इस सारा का सारा क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। इसलिए तुम लोग जब भी जाओ तो जो तुम्हारी जरूरत की किताबें हैं या दोस्तों का, इसको जरूर बताओ और ये सब किताब खरीद के पढ़ मेरे भाई। हम लोग के किताब का यदि 24 को 25 को 30 को से रिवीजन करके चल जाएगा एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा लगेगा कि एकदम पैटर्न का क्वेश्चन है और एकदम निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर ज्यादा तो आएगा और तुम्हारे एग्जाम का एक एक नंबर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। क्लियर? चलिए, किसी बच्चे का कोर्स डीएक्टिव नहीं होगा, चलो सबका कोर्स एक्टिव रहेगा, एकदम टेंशन मत लो। चलो अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, की कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार कीजिए। कहता है कि प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, वह बिल्कुल गलत है।
ये जरूरी थोड़ी है जो लघुत्तम है वही स्वजीवी कोशिका है, जो बृहत्तम है कुछ सब्जी नहीं है, गलत है। अगला कहता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, एकदम गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो एसिड का बना होता है, गलत है, सही चुनना है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए, आरएनए आप सभी लोग समझ रहे होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु से बना होता है, एकदम सही है। किसी भी वायरस का जो एकल तंतु जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसलिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है सर, देखिए तुम लोगों को बुझने नहीं आता, एकदम नहीं बुझने आता है। चला, क्लास स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले नोटिफिकेशन डाला जाता है, लेकिन तुम लोग नेट ऑफ करके रखेगा तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? नेट ऑन रहेगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा, नेट ऑफ में नोटिफिकेशन नहीं जाता है। इसलिए क्लास का जब टाइम हो तो 1 बजे या 1 बजे में 5 मिनट पहले ही नेट ऑन कर लिया करो, तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और जब रेगुलर वे में क्लास तुमको पता रहता है कि हम बोले थे शनिवार को भी 1 बजे क्लास होगा, रविवार को भी 1 बजे क्लास होगा, तो फिर नोटिफिकेशन का क्या इंतजार करता है? नेट ऑन करके पढ़ा करो। इन्हें कहता है कि हम सर काम में बिजी रहते हैं, इधर उधर चल जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहता है नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आता, एकदम गलत बात है। ये टेंडम क्लास नहीं है मेरे भाई, ये तो क्लास फिक्स है जो होबे करेगा 1 बजे से। जिनका 3 बजे क्लास है वो 3 बजे क्लास होबे करेगा, फिक्स है, तो तुमको नेट ऑन करके रखना है, एकदम नोटिफिकेशन जाएगा, एकदम क्लास होगा। और नहीं क्लास होने वाला रहेगा पहले तुमको बता देते हैं कि मतलब फला दिन हमको काम है, नहीं क्लास होगा। जैसे पिछले शनिवार रविवार काम था, तबीयत भी खराब था, नहीं हुआ क्लास, तो बोल दिए थे पहले ही क्लास नहीं होगा। लेकिन जब हो रहा है तो डेली बोलते हैं नोटिफिकेशन क्लास होगा। कम नंबर आ रहा है, एकदम सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट एकदम बनाइए, नंबर जरूर बढ़ जाएगा। चल, क्लियर हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ध्यान रखिएगा, कहता है कि कोशिका के अंदर जितना भी फंक्शनल वर्क होता है उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो कोशिका का ब्रेन करेगा, कोशिका का मस्तिष्क करेगा, जिसको कि केंद्रक कहा जाता है। अतः कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रिया जो है उसका नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के माध्यम से, नाभिक के माध्यम से, यानी केंद्रक के माध्यम से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला सवाल कहता है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? अब देखो, पौधे में बताए थे कि पादप की कोशिका जो है उसके आउटर वाल को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस तरह का फिगर तुम देखे होंगे, ये कौन सा कोशिका है? ये है पादप कोशिका। ध्यान दो मेरे भाई, ये कौन सी कोशिका है मेरे भाई? तो ये आपका है पादप कोशिका, इसको हम लोग प्लांट सेल कहते हैं। और प्लांट सेल का जो ये बाहरी भाग है इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। इस सब तुमको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, थ्योरी याद करवा चुके हैं। तो ये पादप कोशिका का जो आउटर वॉल है इसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसी के बारे में तो क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना? बी में है ना सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगला सवाल कहता है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? या डीएनए समझ रहे हैं? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में बताए थे ना, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये किसी कोशिका के नाभिक में भी पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और नाभिक में भी डीएनए पाया जाता है। क्लियर? फीटर का बुक मार्केट में कब से मिलेगा? फीटर का बुक छपने जा चुका है। 2 दिन के अंदर आपके मार्केट के हर दुकान पर फीटर का बुक मौजूद हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन तो जा चुका है, आप लोग ले भी चुके होंगे, जो नहीं लिए हैं वो इलेक्ट्रिशियन का बुक ले लीजिए। फीटर का बुक 2 दिन के अंदर में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर?
चलिए, कहता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहेगा। क्लियर। अगला सवाल कहता है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है। ये सेल डिवीजन में कल परसों पढ़ाए थे कि शरीर का कोई अंग कट जाए, शरीर में कहीं घाव हो जाए या शरीर के ग्रोथ की बात करें तो वहां पर समसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। केवल समसूत्री विभाजन में ही ऐसा संभव होता है कि उसमें घाव भरता है या शरीर का वृद्धि होता है। शरीर वृद्धि की बात करेगा, घाव मरम्मत की बात करेगा तो समसूत्री विभाजन ही होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वन लाइनर बुक भी अगले वीक में आपके मार्केट में पहुंच जाएगा। सारा किताब पे काम 100% हो चुका है। काम लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। बारी बारी से सारा किताब आप तक पहुंचेगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि जोड़ा मिलाइए। कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में होती है, यानी एक का हो गया बी, एटीपी सूत्र कनिका है, दू का सी, तो एक का बी दू का सी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई कंफ्यूजन? कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में होती है और एटीपी सूत्र कनिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है, डीएनए गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। इन एक का सी, दो का बी, तीन का ए, एक का सी, दो का बी, तीन का ए, ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सब तो हम पहले समझा चुके हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, डीएनए क्रोमोसोम है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कहता है साधारण मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। यदि किसी मानव की बात करेगा तो हम आपको बताए थे कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है। जोड़ा में कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा 23 पेयर या फिर 46 गो, या तो 23 जोड़ा रहेगा आंसर में या तो 46 रहेगा। चाहे वह महिला हो या पुरुष, इससे कोई मतलब नहीं है। 46 को क्रोमोसोम हम लोगों में होता है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? 10 तारीख से ऑफलाइन क्लास का सारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और 16 अगस्त से सारा टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच, ये सब 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जिन भाई बंधु को क्लास करना है वो आराम से आ सकते हैं। 16 अगस्त से फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट है, टारगेट बैच भी स्टार्ट है और 10 तारीख से सारा टेस्ट स्टार्ट है। आज एजुकेशन सेंटर पटना में आप सबका स्वागत है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा की संख्या बोला। हम पहले समझा दिए, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, नंबर ऑफ पूछेगा तो 46 गो, जोड़ा पूछा तो आंसर क्या होगा? 23 पेयर। कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। अगला सवाल, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है रे? उत्परिवर्तन। जीवों में जो इतना ज्यादा देखते हैं विविधता, ये उत्परिवर्तन के कारण, ये सब इवोल्यूशन के कारण हुआ है। रंजीत कुमार गुरुजी मेरा कमेंट जा रहा है, अरे सब कमेंट आ रहा है, कितना देखे कमेंट, पढ़ने दे मेरे भाई बढ़िया से। अगला, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? याद रखिएगा, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिस लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो याद रखिएगा, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। बाद बाकी सारे जीव में लिंग सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, लेकिन छिपकली में नहीं होता है। क्लियर। डी नंबर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो कोशिका भित्ति ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है
पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, पता है आपको, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अब ये न समझाए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, जंतु कोशिका जो है उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? बताए थे ना कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसको जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, जिससे कोशिका को ऊर्जा मिलता है या हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? 23 का सी, 22 का ए। थैंक यू। चलिए, और जो लोग क्लास अब्सेंट करते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि क्लास एकदम अब्सेंट नहीं किया कीजिए, क्योंकि ये सारा जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इस सब की थ्योरी पहले समझा चुके हैं काफी डिटेल्स में। कई दिन इसका क्लास चला है, कोशिका का, कोशिका विभाजन का कई एक दिन क्लास चला है। क्लास में इन सारे तरह के समस्याओं का समाधान हम थ्योरी के माध्यम से कर दिए हैं। तो जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनसे पट पट बनता जा रहा है, और जो क्लास अब्सेंट करते हैं या फिर बाद में भी वीडियो नहीं देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, उनको परेशानी होगा। इसलिए मेरे भाई नम्र निवेदन है कि एकदम क्लास नहीं छोड़ा कीजिए। किसी कारणवश क्लास नहीं भी कर पाए तो बाद में वीडियो जरूर देखिए, और क्लास यदि करते भी हैं तो एक बार किताब जाकर जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि नौकरी तुम ही को करना है। क्लियर? इसलिए जब नौकरी लेने की लालसा है तो किसी भी स्थिति में तुम पढ़ो। क्लियर? एक बच्चा कमेंट बार बार कर रहा है कि सर हम नया वाला एसएससी जीडी की बैच में एडमिशन लेना चाह रहे थे, लेकिन पुराना वाला हम लिया गया। तो कॉलिंग टीम को फोन करके तुम बोलो कि मेरा नया वाला हम कर दिया जाए, वो कर देगा। ये कॉलिंग टीम को फोन करके बताओ मेरे भाई, वो एकदम नया वाला हम कर देगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बतेबे किए हैं पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होता है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, ये सेल में आ गया है, लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान सेल विभाजन से गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। हम आपको बताए थे कौन सा फेज? हम आपको 5 गो फेज का नाम बताए थे, याद होगा। कौन कौन बताए थे? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, बताए थे ना, एनाफेज और टेलोफेज। इस सब फेज के बारे में सेल डिवीजन एक चैप्टर पढ़ाए थे, जिसमें पूरा का पूरा क्लियर तरीका से सारे फेज पर डिस्कस हम लोग कर लिए थे। जल्दी आंसर तुम लोग बताओ कि इस दौरान कोशिका ये विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर किसमें होता है? तो मौसे मध्य और मौसे मेटाफेज। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मेटाफेज होगा। मेटाफेज में ही ऐसा होता है, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। मौसे मध्य, मौसे मेटाफेज। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये वर्णक में वर्णक पिगमेंट के बारे में बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का पत्ती का रंग हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट, एक तो इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, पौधे की पत्ती जो है,
पौधे की पत्ती जो है वो हरा होता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बोला था कि नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड्स वर्णक हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एंथोसाइनिन है। याद रखिएगा, एंथोसाइनिन के कारण जो है पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या फिर लाल फ्लेवोनाइड्स वर्णक पाया जाता है, किसके कारण, तो एंथोसाइनिन के कारण। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु में नहीं पाया जाता है। कहता है कि पेड़ पौधा की कोशिका में पाया जाता है, अब पशु में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी न बताए कि पौधा में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है, तब न पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग हरा काहे होगा, रे मेरे भाई, पत्ती का रंग हरा इसलिए होगा क्योंकि पेड़ पौधा की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ई एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख, कहता निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्ती को हरा रंग प्रदान करेगा। अब ये न बताए रे मेरे भाई, पत्ती को हरा रंग कौन देगा, क्लोरोफिल देगा। क्लोरोफिल रहे या क्लोरोप्लास्ट रहे, क्लोरोफिल रहे या क्लोरोप्लास्ट रहे, आंसर बतबा विल बी सेम साइज का। पत्ती का रंग यदि हरा के बारे में बोलेगा कि पत्ती का रंग हरा होने का कारण क्या है, तो यही क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन संश्लेषण में हम बतेवे किए थे आपका लाइसोसोम, ये राइबोसोम का और अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो तरह का होता है। हम आपको थ्योरी में बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाला जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम तो करबे करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ये काम करने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। और लास्ट सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन का भी लिपिड का भी, दोनों से, तो ये आंसर में डी में ए एंड बी बोथ इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। नहीं समझाए थे हो कि कोशिका झिल्ली जो मेरा भाई होता है, ये कोशिका झिल्ली जो है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। कोई कंफ्यूजन आपको, पक्का। चलिए, तो आज हम आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, फिर कल संडे है, फिर भी तुम्हारा क्लास होगा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे एग्जाम से पहले बायोलॉजी में वहां तक तुमको पहुंचा देंगे जहां तक तुम कभी सोचा नहीं होगा। यदि किसी को बायोलॉजी नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त, एक बार हमसे जरूर मिलवा देना, दिखाएंगे बायोलॉजी की दुनिया कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।